मैं हार गई। आज इस कहानी की मूल संवेदना पढ़ेंगे। कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी। हिंदी महिला लेखकों में मन्नू भंडारी का नाम बहुचर्चित है। उनका जन्म 3 अप्रैल सन 1913 को राजस्थान के भानुपुरा इलाके में हुआ था। मन्नू का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था, लेकिन लेखन के लिए उन्होंने अपना नाम मन्नू भंडारी रख लिया। आरंभिक और उच्च शिक्षा उन्होंने अजमेर में प्राप्त की और स्नातकोत्तर डिग्री लेने के बाद उन्होंने कोलकाता में बालीगंज शिक्षा सदन में अध्यापन का कार्य करना आरंभ कर दिया। एक कुशल अध्यापिका होने के साथ साथ मन्नू भंडारी की अभिरुचि रंगमंच और थिएटर की ओर भी थी। वे कलकत्ता की प्रसिद्ध नाट्य संस्था अनामिका में काफ़ी समय तक सक्रिय रही थी। सन 1959 में नवंबर में उनका विवाह अक्षर प्रकाशन के सर्वे सर्वा प्रसिद्ध साहित्यकार, कथाकार और विचारक राजेंद्र यादव से हो गया। 1964 में वे कलकत्ता छोड़कर डॉक्टर नागेंद्र के आग्रह पर दिल्ली आ गई और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कॉलेज मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग में अध्यापन कार्य करना आरंभ कर दिया। वहीं से अंततः वे सेवानिवृत्त हो गई और अपने परिवार में राजेंद्र यादव से अलग रहकर स्वचिंतन और आत्मानंद का अध्यात्म लाभ लेने लगी और 15 नवंबर 2021 को स्वर्ग सिधार गई। मैं हार गई मन्नू भंडारी की प्रथम कहानी है और पहली बार यह कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मैं हार गई कहानी स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद के भारत के राजनेताओं के चरित्र को आधार बनाकर लिखी गई है। नेता शब्द की उत्पत्ति नी धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ले जाना। इस प्रकार नेता पर किसी समूह, किसी संगठन अथवा देश के संचालन और उसे अभीष्ट लक्ष्य तक ले जाने का दायित्व होता है। भारत के इतिहास का अगर हम बात करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो अनेक ऐसे नेताओं का नाम मिल जाएगा जिन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का और मान अपमान का ध्यान रखे बिना देश और समाज के लिए अपना जीवन लगा दिया था। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मदन मोहन मालवीय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय आदि कितने ही महापुरुषों के नाम हम इस संदर्भ में गिना सकते हैं। इन सभी का लक्ष्य देश की उन्नति करना और स्वतंत्रता प्राप्त करना था। ये ही लोग उस समय के आदर्श व्यक्तित्व थे। परंतु स्वतंत्रता मिलते ही कुछ नेता ऐसे उत्पन्न हो गए हमारे देश में जो धन, पद और प्रतिष्ठा की होड़ में लग गए और सारी नैतिकता, नियम, मूल्य धरे के धरे रह गए। इन सभी को मतलब धन, पद और प्रतिष्ठा को पाने के लिए राजनीति को साधन बना लिया गया और जिन नेताओं पर देश के संचालन का भार था, वे अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि देश हित को तिलांजलि देकर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए अपनी तिजोरियां भरने लगे। उनके चेहरे पर आदर्श के मुखौटे थे, यानी कि वो अपने आप को आदर्श तो बताते थे, लेकिन वो आदर्श नहीं थे। मुंह से जनता के हित की बातें तो निकलती थी, लेकिन जनता का हित से उनका कोई लेना देना नहीं रह गया था। इस कहानी में लेखिका ने इस राजनीतिक परिदृश्य को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। आत्मचरित मूलक शैली में लिखी गई इस कहानी में लेखिका ने अपने को केंद्र बिंदु में रखकर स्वयं को प्रजा वर्ग से अभिन्न रखते हुए, यानी कि स्वयं को प्रजा का ही एक अंश मानते हुए, नेतृत्व देने वाले नेता के गठन और उसके प्रजा हितैषी व्यक्तित्व सृजन के संपादन के ब्याज से यह बताने का प्रयास किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में एक आदर्श नेता की संभावना कितनी कठिन हो गई है। हम लाख चाहें, हम लाख प्रयास करें, लेकिन वर्तमान पर जो भारतीय राजनीति है या वर्तमान जो हमारा लोक वर्ग है भारत का, उसमें एक आदर्श नायक, आदर्श नेता बहुत कठिन है। कहानी का आरंभ कुछ इस तरह से होता है कि एक कवि बेटे का भविष्य नाम की कविता में अपने बेटे के भविष्य को जानने की इच्छा से पिता बेटे के कमरे में 3 वस्तुएं रखता है।
एक अभिनेत्री का चित्र, शराब की एक बोतल और गीता की एक प्रति, और स्वयं छिपकर उसकी प्रतिक्रियाएं देखता है। बेटा पहले अभिनेत्री का चित्र देखकर प्रसन्न होता है और अपने सीने से लगाता है, फिर थोड़ी सी शराब पीता है और उसके बाद वो भगवत गीता उठा लेता है। जब वो शराब पीता है और पहले अपना अभिनेत्री का चित्र उठा के अपने सीने से लगाता है और फिर शराब पीता है, तो इससे पता चलता है कि उसको भोग विलास से कोई परहेज नहीं है, लेकिन जनता के सामने अपनी सच्चरित्रता का ढोल पीटता है। कविता में नेताओं के दोगले चरित्र का उद्घाटन कर उनका उपहास किया गया है। स्वतंत्रता से पहले जो नेता थे, चाहे वे राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हो या समाज सुधार के क्षेत्र में, उनके लिए जनहित सर्वोपरि था। उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था, इसलिए वे सभी के सम्मान के पात्र थे। परंतु आजकल का नेता अपने दो मुहेपन के कारण अपने जो जन विरोधी आचरण है उसके कारण सम्मान का पात्र नहीं रह जाता है, बल्कि वो तिरस्कार का पात्र बन जाता है। राजनेताओं के इस असली चरित्र से सभी परिचित हैं, इसलिए सभा स्थल में बैठी हुई जनता के बीच में उस कविता को सुनकर हंसी की एक लहर दौड़ जाती है। कविता में जो वहाँ जो जनसभा बैठी थी उसमें लेखिका भी बैठी थी, तो लेखिका के मित्र उसका उपहास करने लगते हैं, क्योंकि उनके पिता भी नेता हैं लेखिका के। यहाँ तक कि कविता में स्वयं पिता अपने बेटे का उपहास करता है, यह साला तो आजकल का नेता बनेगा। चूँकि लेखिका के पिता राजनेता हैं और उसकी दृष्टि में एक आदर्श नेता है उसके पिता, इसलिए कथाकार इस व्यंग को सहन नहीं कर पाती है। यानी मन्नू भंडारी जो आत्मकथात्मक शैली में इस कहानी को लिखती है, वो उस व्यंग को सहन नहीं कर पाती है। उसे लगता है कि इस कविता के द्वारा उसके पिता जैसे आदर्श नेता को जानबूझकर अपमानित करने की नियत से यह कविता सुनाई गई है। इस आक्षेप का उचित उत्तर देने के लिए वह अपनी कहानी के माध्यम से एक आदर्श नेता को गढ़ने का प्रयत्न करती है। लेखिका कथात्मक शैली में दो प्रयोगों की संकल्पना करती है। पहले प्रयोग में वह अपने आदर्श नायक को निर्धन वर्ग में संकल्पित करती है और दूसरे प्रयोग में वह एक सुसमृद्ध सर्व सुविधा भोगी धनाढ्य वर्ग में जन्म लेकर उसी परिवेश में और पल्लवित होने वाले और समय अनुकूल नेतृत्व प्रदान करने वाले अपने आदर्श नेता की संकल्पना करती है। लेखिका की पहली संकल्पना के अनुसार उसका नेता एक निर्धन कृषक परिवार में जन्म लेता है और उसको नेता को सर्वगुण संपन्न करने के लिए लेखिका हर तरह की आदर्श शिक्षा के दायरे से गुजारती है। वह बालक बड़ी बड़ी बातें करता है, प्रजा हितैषी, शोषण विरोधी, गरीबों तथा मजलूसों का प्रवक्ता और उनका रक्षक होने का, और दूसरी ओर दुनियादारी की तमाम बुराइयों से अपने आप को दूर रखने का दावा करता है। लेकिन पिता का जब देहांत हो जाता है तो वह अपने परिजनों का पालन पोषण करने का बोझ उठाता है और उसके परिजनों का जो परिवार का जो पालन पोषण का दायित्व था उसके बोझ के तले दबकर सारे आदर्श भूलने लगता है। अपने नेता को कष्ट में देखकर लेखिका अपने गरीब नायक की सहायता करने के लिए आगे आती है और अपने पिता के विभाग में कोई नौकरी दिलाना चाहती है, किंतु कोई भी स्थान खाली नहीं है। कहीं लेखिका के चचेरे भाई विराजमान थे तो कहीं उसके फुफेरे और ममेरे भाई। यह प्रसंग देश भर में व्याप्त है आज भी। भाई भतीजावाद जो फैला हुआ है उसको स्पष्ट इस प्रसंग के माध्यम से लेखिका करती है। किसी भी भाग में चले जाइए आप, हर जगह योग्यता और आवश्यकता का कोई मापदंड नहीं है। नौकरी पाने का एकमात्र मापदंड है भाई भतीजावाद और सिफारिशें। अगर आप किसी बड़े अधिकारी की, बड़े नेता की सिफारिश लेकर जाते हैं तो आराम से आपकी नौकरी लगने की संभावना हो जाती है, और अगर आपके पास कोई सिफारिश नहीं है किसी बड़े नेता की, बड़े आदमी की, तो फिर आपकी नौकरी लगनी आसान नहीं होती है, भले ही आप कितने ही योग्य हो और कितने ही आपके अंदर कार्य करने की क्षमता हो। अपनी इसी तरह से जो लेखिका का नेता है, गरीब नेता, गरीब घर में कृषक घर में जन्मा हुआ,
उसका भावी नेता, वह अपनी बीमार बहन की प्राण रक्षा करने के लिए और उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए जमींदार की शर्तों पर एक मजदूर के रूप में ईंट भट्टे पर ईंट ढुलाई का काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। यहाँ तक कि बहन की प्राण रक्षा के लिए वो चोरी करने तक के लिए तैयार हो जाता है। और जब लेखिका देखती है कि उसका नेता चोरी करने के लिए जा रहा है, तो वो अपने आदर्शों का खून होते देखती है और जो नेता उसने अपने संकल्पना में सृजित किया था, उसको पूरी तरह से नेता बनने के पहले ही वो अपनी चेतना के स्तर पर नकार देती है। इस बिंदु पर वह समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण, गरीबी से जूझते हुए एक स्वस्थ मना, स्वस्थ चित्त वाले व्यक्ति की अपराध की ओर झुक जाने की विवशता, मजबूरी और आर्थिक दबाव और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए व्यवस्था पर तीखा प्रहार करती है, तीव्र प्रहार करती है। वह स्पष्ट करती है कि निस्सहाय गरीबी के कारण, अत्यंत गरीबी के कारण एक निस्सहाय व्यक्ति जो खुद ही अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, भला वह दूसरों का यानी कि प्रजा वर्ग का क्या ही भला करेगा। जब हालात अनुकूल ना हो, जब अस्तित्व मात्र के लिए ही पूरा निर्धन वर्ग हमारे भारत में जूझ रहा है, तो भला वह कोई नेता, एक अच्छा नेता कहाँ से पैदा करेगा। इस प्रकार यह सोचकर लेखिका क्षोभ और अभावजन्य आक्रोश से भर जाती है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति एक दुष्कर संकल्पना है। इसके बाद लेखिका तथाकथित समृद्ध समुदाय और उच्च वर्ग, सुविधा वर्ग भोगी धनाढ्य वर्ग में अपने आदर्श नेता के जन्मने, पनपने, पल्लवित होने और समय के अनुसार नेतृत्व प्रदान करने की एक स्वप्निल संकल्पना करती है। उसका आदर्श नेता, उसके सपनों का महान चरित्र नायक एक सर्व सुविधा भोगी वर्ग में जन्म लेता है। वह बड़े लाड प्यार से पलता और फूलता है, लेकिन धनाढ्य वर्ग का परिवेश और परिवार का लाड प्यार उसे अमीर बाप के बिगड़ैल बेटे के रूप में पुष्पित, पल्लवित करने लगता है। लेखिका के सपनों का वह आदर्श उन्मुख चैतन्य उसके सपने चकनाचूर कर देता है। वह शराबी, जुआरी, व्यसनी, औरतखोर, वैश्यगामी होने लगता है, जिस नेता की वह संकल्पना करती है, क्योंकि उसके परिवेश में रोटी कपड़े की चिंता नहीं है और कोई भी चिंता नहीं है, सब कुछ उसे बिना परिश्रम किए एक इशारे पर मिलता है, तो वो धरती की, जमीन की समस्याओं से नहीं जुड़ पाता है। इसलिए वो आराम परिस्थिति हो जाता है, पैसों का घमंड हो जाता है, काम करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उसे आराम से मिल जाता है तो आराम परिस्थिति होता है। पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए पैसे का घमंड हो जाता है। उसमें नियमहीनता, उच्छृंखलता आ जाती है, किसी भी अनुशासन को वो नहीं मानता है, क्योंकि उसको दंड का डर नहीं है। हठ धर्मिता है, जो चीज़ उसे चाहिए बस वो चाहिए, भले ही वो उसके हित में या दूसरों के हित में ना हो, पर उसकी हठ धर्मिता है तो चाहिए। और रईसी चोचले उसके व्यक्तित्व के चारित्रिक गुण बनने लगते हैं, यानी उसके चरित्र की विशेषताएं बनने लगती हैं। ये सभी ऐसा उसका चरित्र ढल जाता है। भला ऐसा भ्रष्ट, संवेदना शून्य और मगरूर रईस ज्यादा नेता कैसे हो सकता है। अगर उसके हाथ में नेतृत्व सौंप भी दिया जाए तो वह तो जनता पर कहर ढा देगा, सबको लूट लूट कर खा लेगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं, उसकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, जनता की समस्याओं से वो अवगत नहीं है, तो सिर्फ वो अपने तक सीमित है, दूसरों के बारे में सोचने की उसे आदत ही नहीं है, अभ्यास ही नहीं बना है। वह सब पर धौंस पट्टी भी जमाएगा, क्योंकि उसके पास शक्ति है और वो जानता है कि मेरे पास शक्ति है। हर एक का जीना मुहाल कर देगा वो अपनी शक्ति के घमंड में। जनता जनार्दन का नहीं, वो भक्षी राक्षस का रोल अदा करने लगेगा, जबकि नेता एक जनता जनार्दन होना चाहिए, यानी जनता का हित करने वाला होना चाहिए। और इसी तरह से लेखिका एक आदर्श नेता की जो संकल्पना करती है, वह कहीं से भी ये नेता उसकी कल्पना को नहीं छूता है। वह अपनी ही सृजनहार मातृत्व लेखिका, यानी कि इस नेता का जो कल्पना जिसने की है लेखिका ने, और लेखिका क्योंकि एक जनता का एक अभिन्न हिस्सा है और कहानी की सृजना भी वो इसी तरह जनता का हिस्सा बन के कर रही है,
और जैसे लेखिका कहानी की सृजना में एक नेता को चुनती है, एक नेता को बनाती है कि नेता ऐसा होना चाहिए, ऐसी पूरी जनता जब वोट करके किसी को अपना नेता चुनती है तो वो भी ये देखकर चुनती है कि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए और शायद इसमें ये गुण हैं। लेकिन जब जनता को अपने अनुसार नेता या अपने सपनों का नेता उसमें नहीं मिलता है, वोट देने के बाद जिसे वो प्रतिनिधि बनाती है, जब उसे पता चलता है कि ये ऐसा नेता नहीं है जैसा कि उन्होंने चाहा था, तो जनता निराश हो जाती है। इसी तरह से लेखिका ने जब इस नेता का सृजन किया तो वो भी उदास हो जाती है, क्योंकि वो उसके साथ बदतमीजी करता है, अपनी अधृष्टता और अभद्रता का परिचय देता है, अपनी वामाचार प्रवृत्ति का परिचय देता है, यहाँ तक कि वह अपने दुराचारी मित्र को भाषाई स्तर पर हिंदी की अवमानना करने की भी छूट देता है, जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा जो कि देश की पूरी जनता को, सारी जनता को एकता के सूत्र में बांधती है। उस भाषा का भी जब वो अपमान करने की इजाज़त देता है तो लेखिका को लगता है कि जो नेता वो ढूंढ रही थी उसमें वो हार गई है, अपनी नेता, एक अच्छे नेता की खोज में वो हार गई है। और फिर उसे लगने लगता है कि अपनी आदर्श कल्पना का आदर्श नेता जो है उसको वो वहीं दफन कर देती है और उसे लगता है कि अपनी खोज में वो हार गई है। और कवि सम्मेलन में एक बेटे के दुष्चरित्र आचरण को देखकर व्यंग्यात्मक लहजे में जो कवि महाशय ने कहा था और उसके नेता बनने का जो भविष्य प्रस्तुत किया था, शायद वही सही था कि ये साला नेता बनेगा। यानी कि नेता अगर निम्न वर्ग से आएगा तो उसमें भी एक अच्छे नेता के गुण पनपने मुश्किल हैं, और जो धनी वर्ग से आएगा उसमें भी एक अच्छे नेता के गुण पनपने कठिन हैं। तो इसलिए लेखिका सोचती है कि नेता के ऐसे पतनोन्मुखी स्वरूप को अस्वीकार करना ही ज़्यादा ठीक है और प्रजा वर्ग की कामनाओं की अपनी कल्पना से सन्मूर्त करते हुए एक आदर्श नेता की खोज में वो जुट जाती है। अब वो सोचती है कि जब निम्न वर्ग में नेता नहीं मिलता है तो अब एक धनाढ्य वर्ग में नेता तलाशते हैं, और जब धनाढ्य वर्ग में भी नहीं मिलता है तो वो निराश हो जाती है और अपने आज के भ्रष्ट माहौल में आदर्श नेता के महान शून्य को देखकर वो टूट जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी में कथाकार ने दो नेताओं की सृष्टि की, एक दरिद्रता और अभावों से जन्मा पला है और दूसरा जमीन अमीर घर में सुख सुविधाओं के बीच में। एक गांव के छोटे स्कूल में पढ़ा है और दूसरा राजा महाराजाओं के बच्चों के स्कूल में। एक की प्राथमिक आवश्यकताएं जो गरीब घर में जन्मा था वो भी पूरी नहीं हो पाती है और दूसरे के सामने धन की कोई समस्या ही नहीं है। किंतु एक बड़ा होकर चोरी करने का जो गुण आता है एक में गरीब निर्धन वर्ग के लड़के में, वो इसलिए आता है क्योंकि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, और दूसरा भोग विलास को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। इसके कारण भी हमारे देश की व्यवस्था में ही निहित है, जिसका संकेत लेखिका ने अपनी कहानी में हमें अच्छी तरह से दिया है। लेखिका संकेत देती है कि जो उसका परिवेश है वो उसको इस तरह का माहौल देता है कि वो अगर उसके आसपास के जो लोग हैं उसकी चापलूसी करते हैं, उसकी हर बात को मानते हैं, चाहे वो गलत भी कहे, और ऐसा जब उसको माहौल मिलता है तो वो अपने चरित्र के आदर्शों से विचलित हो जाता है। दोनों चरित्र क्योंकि दो अतिवादी वर्गों से संबंध रखते हैं, एक निर्धन मजदूर किसानों का वर्ग है और जिनका पूरा जीवन 2 वक्त की रोटी में बीत जाता है, और जैसे जैसे गुजारा कर लेते हैं तो कोई अगर आकस्मिक संकट आ जाए तो उसी को जुटाने में बीत जाता है। वे जैसे तैसे अपना गुजारा तो कर लेते हैं, परंतु यदि कोई संकट आ जाता है तो सहायता करने वाला कोई नहीं होता। ऐसी उन विपरीत परिस्थितियों में वे अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके को अपनाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसे में एक आदर्श मूल्य
और नियम कानून सब उन्हें बेमानी लगते हैं। यदि इस वर्ग की थोड़ी सी आर्थिक निश्चितता मिल जाए तो उनका वैसा नैतिक पतन शायद ना हो जैसा कि लेखिका की पहली सृष्टि का हुआ था। इसलिए वह दूसरे वर्ग का एक नेता चुनने का प्रयास करती है जो सर्व सुविधा भोगी लोग हैं। लेकिन अति सुख सुविधा के उपकरण इस वर्ग को अनैतिक मार्ग की ओर ही प्रेरित करते हैं। जब किसी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता, जब उनके सही गलत सभी प्रकार के क्रियाकलापों की प्रशंसा होती है, चापलूस लोग उनकी प्रशंसा ही करते हैं, चाहे वो गलत करें या सही करें, और उन काले धन और सामाजिक स्थिति का लाभ उठाने वाले लोग ही ऐसा करते हैं कि उनकी चापलूसी करते हैं, जानबूझकर उसे अनैतिक मार्ग पर वे धकेल देते हैं। तो ऐसे में उसका विवेक लुप्त हो जाना स्वाभाविक है। इन परिस्थितियों में उसको भी आदर्श और मूल्य बेकार लगने लगते हैं, और जो भोग विलास है, ऐशो आराम है, और जो चापलूस लोगों का उसके चारों तरफ घेरा होता है, वे उसे सार्थक और अर्थपूर्ण लगने लगते हैं। इसलिए लेखा की दृष्टि दूसरी सृष्टि भी नष्ट हो जाती है, यानी कि जो दूसरा नेता उसने धनाढ्य वर्ग से चुना वो भी एकदम व्यर्थ है। और इसलिए लेखिका सोचती है कि समाज में संतुलन का होना आवश्यक है, यानी कि जो नेता बने वो मध्यम वर्ग का बने, जो ना तो इतना उसके पास पैसा हो कि वो धरती से ज़मीन की समस्याओं से जुड़ाव ना अनुभव कर सके, उसके जो ज़मीनी समस्या हैं उनसे परिचित वो रहे, और ना ही इतना निर्धन वर्ग से आना चाहिए कि उसको केवल और केवल ज़मीन तक आने में ही, क्योंकि वो माइनस उसका जीवन रहता है, उसमें धंसा हुआ रहता है, और ज़मीन तक आने में उसको पूरी एनर्जी उसकी समाप्त हो जाए। तो इसलिए मध्यम वर्ग से आना चाहिए। मध्यम वर्ग के पास एक तरफ दाल रोटी की इतनी बड़ी समस्या नहीं होती जो निर्धन मजदूर वर्ग के पास होती है, और दूसरी तरफ इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने ज़मीनी समस्याओं को जान ही ना सके। निष्कर्ष रूप से हम अपनी जो लेखिका है वो अपनी कहानी के माध्यम से एक आदर्श नेता को गढ़ने का प्रयत्न करती है। पहले गरीब नेता के मन में आदर्श और संस्कार भरे जाते हैं, और फिर बाद में अमीर घर में जन्मे व्यक्ति के मन में आदर्श और संस्कार भरे जाते हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं, ये दोनों ही अपने आदर्शों का त्याग करके पतन के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। लेखिका को इससे बहुत दुख होता है और वह अपनी दोनों मूर्तियों को स्वयं ही नष्ट कर देती है। इस अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जब तक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता, सामाजिक विषमता समान नहीं होती, व्यक्ति की स्वार्थपरता पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक एक आदर्श नेता की कल्पना व्यर्थ है। इसी निराशा के कारण वह किसी तीसरे आदर्श की नेता की कल्पना नहीं करना चाहती, और इस शीर्षक के माध्यम से लेखक ने अपनी इस निराशा की अभिव्यक्ति की है। दरअसल जब जनता को अपने नेता के वास्तविक चरित्र का बोध होता है तो वह स्वयं को ठगा सा और पराजित सा अनुभव करता है। मैं हार गई कहानी में लेखिका की पराजय इस आम आदमी की पराजय है। लेखिका ने वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के प्रति अपनी गहन चिंता और निराशा व्यक्त की है, और अपने दोनों आदर्श नेताओं की मूर्तियों को नष्ट करने के बाद किसी तीसरी मूर्ति का निर्माण करने का साहस नहीं जुटा पाती। कहानी के अंत में उसका स्पष्ट कथन है, और अपने सारे अहम को तिलांजलि देकर बहुत ईमानदारी से मैं कहती हूँ कि मेरा रोम रोम महसूस कर रहा है कि कवि भरी सभा में शान के साथ जो नहला फटकार गया था, उस पर इक्का तो क्या, मैं दुग्गी भी ना मार सकी। मैं हार गई, बुरी तरह हार गई। कहानी के शीर्षक से यही ध्वनित होता है। धन्यवाद।